हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम की इंग्लिश। दोस्तों, अभी तक हमने टेंस को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस को एकदम आसान और सबसे ख़तरनाक तरीके से। दोस्तों, अगर आपने एक बार में इसको समझ लिया तो आपका पूरा एक्टिव और पैसिव वॉइस एकदम आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इन दोनों को पहले समझा जाता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव मतलब क्या होता है? कृतवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता सक्रिय होता है, अर्थात वह अपने मूल स्थान पर रहता है, उन्हें एक्टिव वॉइस के वाक्य कहते हैं। जैसे आई हेल्प यू, तो यहाँ जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी इसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। सक्रिय होता है यानी एक्टिव होता है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। वैसे सेम यहाँ पे भी ही प्लेड द क्रिकेट, ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट हमारा क्या है? पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता निष्क्रिय और कर्म सक्रिय होता है, अर्थात मूल कर्ता के स्थान पर कर्म सक्रिय रहता है और कर्म के स्थान पर कर्ता आ जाता है या उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, उन्हें पैसिव वॉइस के वाक्य कहते हैं। जैसे आई हेल्प यू, यू आर हेल्प बाय मी। जैसे यहाँ क्या लिखा है? आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी सहायता की। इसमें मेन कौन है? यू। यू आर हेल्प्ड बाई मी, इसमें मतलब क्या है? यू आर हेल्प्ड बाई मी मतलब आपकी सहायता मेरे द्वारा की गई। ये हो गया। आइए इसके इम्पॉर्टेंट रूल को समझ लेते हैं। अगर आपने एक बार में इस रूल को समझ लिया तो आपकी पूरी इंग्लिश में जितने भी एक्टिव पैसिव के सेंटेंस आते हैं एकदम आसान हो जाएंगे हलवा तरीके से। फर्स्ट इसका क्या होता है रूल? एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक, अगर एक्टिव वॉइस है जैसे ये हमारा था तो इसमें ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। जैसे ये हो गया ना, और ये हो गया, कहाँ गया? ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे इसमें सेम कहा जा रहा है। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक। रूल नंबर 3, इनडेफिनिट टेंस के वाक्य में कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। रूल नंबर 4, नहीं पहले मैं इसको एक बार समझा दूँ। जैसे इनडेफिनिट टेंस में जैसे डू और डज वाला हो गया, तो उसमें कंटिन्यूअस की वेल हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, इन सभी का यूज किया जाएगा। और अगर पास्ट में है तो वाज और वर, फ्यूचर में है तो विल और शैल, आईएनजी फॉर्म तो अलग से ही आएगा जब उसमें आएगा तो, और उसके साथ बीइंग हो जाता है। ठीक। रूल नंबर 4 क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसी की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। देखो मैंने अभी बताया ना, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है उसी के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज कर दिया जाता है। रूल नंबर 5 क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस के वाक्य में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये एकदम आसान तरीका है। रूल नंबर 6 है दोस्तों, सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। रूल नंबर 7 क्या कहता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, मतलब तीनों और एक ही, यानी 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर बचते कितने हैं? 8 बचते हैं, तो 8 की बनती है, 4 की नहीं बनती है। ठीक। रूल नंबर 8 क्या कहता है? मूल कर्ता को ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और ठीक पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक। रूल नंबर 9 क्या कहता है? वाक्य में परिवर्तन कभी नहीं किया जाता है। ये दोस्तों रूल्स थे। आई होप दोस्तों आप इन रूल्स को समझ गए होंगे और इन रूल्स को एकदम आसानी से रट लीजिए। अगर आपको ये सारे रूल्स आ गए तो समझो आप इस एक्टिव पैसिव वॉइस की किंग बन जाओगे। आपको दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के साथ इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।